हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 के फोर्थ पार्ट के बारे में। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जिसमें कि हम लोगों ने बात की थी देयर फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट मेटल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अबाउट नॉन मेटल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट। तो बच्चों, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। एंड मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं एंड एज अ रिजल्ट दे फॉर्म इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बनता था? कैटायन, याद है। एनीवे, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर आप किसी भी मेटल को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सोडियम को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं तो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। सिमिलरली कैल्शियम को अगर रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन से बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को कराते हैं बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन को कराते हैं बनाएगा आयरन ऑक्साइड। किसी भी मेटल को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वो रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड बनाएगा, है ना। अब यहां पर दो बातें सोचने वाली है कि यहां पर इन दो केसेस में हमने हीट क्यों लिखा है, बाकी अबव केसेस में क्यों नहीं लिखा है ना। इसका सिंपल रीजन है जो अभी आप आगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक होती है मेटल एक्टिविटी सीरीज। मेटल एक्टिविटी सीरीज। अब ये मेटल एक्टिविटी सीरीज क्या है? सीरीज का मतलब एक अरेंजमेंट। तो मेटल्स को इंक्रीजिंग या सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी में अरेंज किया गया है। कहने का मतलब जो ज्यादा एक्टिव है उसको ऊपर रखा गया है, जो कम एक्टिव है उसको नीचे, जो और कम एक्टिव है उसको और नीचे। कहने का मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा एक्टिव होगा और सबसे नीचे वाला सबसे कम एक्टिव होगा, है ना। तो जो ज्यादा एक्टिव है उसे हमें हीट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही रिएक्ट करने के लिए तैयार बैठा है। जो कम एक्टिव है उसको हमें ज्यादा हीट देने की जरूरत है। जितना कम एक्टिव उतनी ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सोडियम के बारे में थोड़ी चीजें समझते हैं। सोडियम की एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, मेटल एक्टिविटी सीरीज में ये काफी ऊपर है। एंड एज ए रिजल्ट आप सोडियम को अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी ले आए तो इट रिएक्ट्स विगरसली, वॉयलेंटली, तुरंत आग लग जाएगी सोडियम में, है ना। इतना ज्यादा रिएक्टिव है। और इसीलिए सोडियम को आप अंडर केरोसिन, केरोसिन के अंदर रखते हैं ताकि ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए। बिकॉज ऑफ हाई एक्टिविटी ऑफ सोडियम, और पोटेशियम भी ऐसा ही है, आप इन दोनों को केरोसिन में छुपा कर रखते हैं सो दैट ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ पाए और जिससे कि ये विगरसली रिएक्ट ना करे। कैल्शियम मॉडरेटली रिएक्ट करता है, जिंक भी मॉडरेटली रिएक्ट करता है। लेकिन मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपको हीट करना पड़ता है। जितना नीचे जाएंगे आप मेटल एक्टिविटी सीरीज में, आपको उतनी ज्यादा हीट बढ़ानी पड़ेगी। कहने का मतलब जो जितना कम रिएक्टिव आपको उसकी उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं आखिर इनका नेचर क्या है? व्हाट इज देयर नेचर? सिंपल सी बात है, आप किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इट फॉर्म्स मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है क्या? बेसिकली दीज आर बेसेस। किसी में भी OH प्रेजेंट होगा तो दीज आर बेसेस। कहने का मतलब हो गया मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होंगे? दे वुड बी ऑफ बेसिक नेचर। इनका नेचर क्या होगा? बेसिक इन नेचर होंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व कीजिए वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिसॉल्व कीजिए वाटर में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आयरन ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कीजिए, आयरन हाइड्रोक्साइड, है ना। सिंपल बात है। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होंगे? बेसिक इन नेचर के। तो आप सिंपल ये भी कह सकते हो मेटल हाइड्रोक्साइड आर व्हाट? दीज आर बेसेस। मेटल हाइड्रोक्साइड्स को आप क्या बोल सकते हैं? बेसेस, राइट। ये बात समझ में आई। अब यहां पर एक टर्म और जो इंपॉर्टेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है, एल्कली।
बुक्स में आप लोग पढ़ेंगे कि एल्कली, आखिर ये एल्कली क्या होता है? एल्कली भी क्या है? इट इज अ बेस, इट इज अ बेस। बस फर्क इतना है कि ये सॉल्युबल बेस होता है। ये क्या होता है? सॉल्युबल बेस। मतलब अगर आप वाटर में इस बेस को मिलाएं तो एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे सॉल्युबल बेसिस को आप क्या बोलते हैं? एल्कली, है ना? तो बेस कोई भी हो सकता है, इसमें से कुछ बेसिस वाटर सॉल्युबल होंगे जिनको आप क्या कहेंगे? एल्कली। अब जैसे इतने ढेर सारे एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, इसमें एल्कली सिर्फ कौन है? एल्कली है NaOH, क्योंकि ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये एल्कली नहीं है, दीज आर ओनली बेसिस, है ना? तो अब एक मजेदार जो कहावत है वो है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। क्यों? इसको थोड़ा और समझते हैं। भाई एल्कली है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो बेस है, बस खास बात क्या है कि वो वाटर सॉल्युबल है। मतलब क्या हो गया कि जितने भी एल्कली हैं वो तो बेस होते ही हैं, लेकिन सारे के सारे बेसिस एल्कली हो ये जरूरी तो नहीं है ना? क्या ये बात समझ में आई? सारे के सारे बेसिस जो है वो एल्कली हो ये जरूरी नहीं है। एक और सिंपल एग्जांपल से देखते हैं, मतलब लाइटर नोट पर, क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जिनको आप टॉपर्स कहते हैं, बच्चे तो वो भी हैं। अब क्लास में 40 बच्चे हैं, 5 बच्चे या 10 बच्चे टॉपर्स हैं जो अच्छे बच्चे हैं, तो स्टूडेंट्स तो वो भी हैं। तो क्या हर स्टूडेंट टॉपर हो सकता है? वैसे मेहनत करे तो हो भी सकता है, लेकिन अभी आप जो रियलिस्टिक सिनेरियो उसकी बात करते हैं, तो हर स्टूडेंट टॉपर तो नहीं हो सकता, लेकिन टॉपर एक स्टूडेंट तो है। तो बिल्कुल सेम वही बात है कि हर बेस एल्कली नहीं हो सकता, लेकिन हर एल्कली बेस जरूर होता है। तो एक लाइन में अगर एल्कली की डेफिनेशन देखते हैं तो वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके एग्जाम्पल है, राइट? अब अगर हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं विद वाटर, अगर मेटल को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? तो अगर आप मेटल को वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो हर बार की तरह यहां पर भी जो बहुत एक्टिव मेटल्स हैं इनको आपको हीट ही नहीं करना है, तुरंत रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। जैसे जैसे मेटल एक्टिविटी सीरीज में आप नीचे जाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा हीट बढ़ाना पड़ेगा, जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना? सोडियम के अगर आप छोटे से पीस को पानी में डालिए तो वो ब्लास्ट करता है, इतना रिएक्टिव होता है कि वो ब्लास्ट करता है। ठीक, अब जरा थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि ये एरो क्या बना हुआ है। इस अपवर्ड एरो का मतलब होता है गैस, कोई भी सब्सटेंस अगर गैसियस प्रोडक्ट है तो अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है गैस। और हाइड्रोजन गैस जैसा कि आप सभी जानते हैं इट इज अ कंबस्टिबल गैस। तो बहुत बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस? तो इफ अ गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड देन इट इज अ हाइड्रोजन गैस। तो अगर कोई गैस है वो पॉप साउंड के साथ में बर्न हो रही है तो वो हाइड्रोजन गैस है। कोई मेटल है वाटर के साथ में रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, सोडियम जब आप वाटर में डालते हैं तो लॉट ऑफ हीट एनर्जी फॉर्म होती है, और क्योंकि हाइड्रोजन बन रहा है जो कि कंबस्टेबल है तो वो तुरंत रिएक्ट कर तुरंत वो बर्न हो जाता है और एक एक्सप्लोजन कॉज करता है। यूट्यूब पर आप चाहो तो कुछ वीडियोस देख सकते हो जिसमें कि सल्फर के सॉरी सोडियम के पीस को वाटर में ऐड किया गया है तो वो ब्लास्ट दिखाएगा, राइट? तो एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन वाटर के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड, कि अगर आप एसिड पर रिएक्ट कराते हैं मेटल्स को तो क्या बनेगा। तो व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। whenever metal react with acid it forms salt and hydrogen gas. Simple example, sodium plus HCl to form NaCl प्लस H2। ठीक है, हमने यहां पर अभी रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, चलिए बैलेंस कर भी देते हैं। ये 2H2 हो गया और 2Na हो गया, और अगर हम यहां पर 2 लगा देते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो गया, सोडियम भी 2, क्लोरीन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, राइट? तो अगर किसी भी मेटल को आप एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा।
दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम प्लस H2SO4 टू फॉर्म CaSO4 प्लस H2। तो मेटल क्योंकि हाइड्रोजन से काफी ऊपर है तो इसको डिस्प्लेस कर देता है और सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर नाइट्रिक एसिड एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। हमने कहा ना कि कोई भी एसिड हो, कोई भी मेटल हो, रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। खास करके नाइट्रिक एसिड के साथ में ये एक स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नाइट्रिक एसिड के साथ में सिर्फ और सिर्फ दो मेटल ऐसे हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम, जो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। बाकी जितने और मेटल हैं वो हाइड्रोजन की जगह वहां पर वाटर फॉर्म करते हैं। ये क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट व्हाई मेटल्स डू नॉट रिएक्ट हाइड्रोजन विद नाइट्रिक एसिड। इसका आंसर भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो नाइट्रिक एसिड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हम लोग नेक्स्ट अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा ये समझ सकते हैं कि मैग्नीज और मैग्नीशियम ही नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन का लिबरेशन करते हैं, राइट। एक चीज और बताना मैं भूल गया, जैसे मान लीजिए हम अगर बात करते हैं यहाँ पर Cu प्लस H2SO4, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं Cu प्लस H2SO4, तो आपको देखने में तो यही लग रहा होगा कि ये बना लेगा क्या, ये बना लेगा CuSO4 प्लस H2। देखने में तो एट अ ग्लांस यही लग रहा है कि भाई हाँ CuSO4 प्लस H2 बनना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन गलत है। रीजन भी अभी आप आगे देखोगे कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से भी नीचे है मेटल एक्टिविटी सीरीज में, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं अभी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। यस, एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन सॉल्ट सोल्यूशन। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई मेटल है और एक सॉल्ट सोल्यूशन है। सॉल्ट सोल्यूशन का मतलब एक्वस फॉर्म में है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो वो एक डिफरेंट सॉल्ट बनेगा और डिफरेंट मेटल बनेगा। अब ये डिफरेंट क्यों लिखा है, अभी आप इसको समझते हैं। जैसे पहली चीज तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, अभी बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये डिफरेंट वाला जरा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर जिंक है, ये मेटल है, और ये आयरन का सॉल्ट है, ठीक है। जब जिंक ने जब आयरन को डिस्प्लेस किया तो बन गया जिंक सल्फेट। देखिए पहले ये FeSO4 भी सॉल्ट है, पहले ये सॉल्ट था, बाद में क्या बन गया, जिंक सल्फेट। तो ये डिफरेंट सॉल्ट हुआ, इसीलिए मैंने यहां पर टर्म डिफरेंट सॉल्ट लिखा हुआ है। पहले जिंक अलग था, सेपरेट फॉर्म में था, अब आयरन सेपरेट फॉर्म में, इसीलिए हमने यहां पर डिफरेंट मेटल लिखा हुआ है, राइट। तो अब जरा आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, एक सब्सटेंस या एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से अलग कर देगा। इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। हर बार जैसे मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, क्लास 7 का कोई स्टूडेंट बैठा है अपनी चेयर पर, उसको कहोगे ए हटो, तो उसको हटना पड़ेगा क्योंकि आप सीनियर हो। तो जो भी मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले सॉल्ट्स को उनके पोजीशन से हटा सकता है। जैसे कि आप जिंक की बात करेंगे, सिमिलरली आयरन है वो कॉपर से ऊपर है, वो कॉपर को हटा सकता है, इसीलिए कॉपर बेचारा देखिए इधर अलग बैठ गया। आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है। अगर आप देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये है हाइड्रोजन, राइट, जो मैं पिछली बार डिस्कस कर रहा था। कॉपर उससे भी नीचे, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, राइट। तो 10th तक के लिए ये मेटल एक्टिविटी सीरीज सफिशिएंट है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर होगा वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे जिंक की बात करते हैं तो देखिए जिंक यहां पर है, आयरन उसके नीचे है, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन हम कहें कि आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके यहां पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यहां पर कलर में चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ही पिक्यूलियर और इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी एक क्लास 10th का कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन आयरन नेल्स आर एडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो कॉपर सल्फेट होता है ये होता है ब्लू कलर का, है ना। जैसे ही आप आयरन डालते हैं तो क्या होगा भाई, कॉपर सल्फेट तो बचा नहीं, क्या बन गया, फेरस सल्फेट, जो कि होता है ग्रीन कलर का। तो मतलब जो ब्लू कलर होता है वो गायब होने लगता है और ग्रीन कलर अपीयर होने लगता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कॉपर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का, मैं ब्राउन ही लिख देता हूं, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, रेडिश भी लिख देता हूं चाहो तो,
ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ये जो कॉपर है वो आयरन नेल पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो दो ऑब्जर्वेशन है या टोटल तीन ऑब्जर्वेशन। पहला तो ब्लू कलर डिसअपियर होगा, ग्रीन कलर अपीयर होगा, और रेडिश ब्राउन जो कॉपर है वो आयरन नेल पर डिपॉजिट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी टाइप का? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि एक ही मेटल ही डिस्प्लेस हो रहा है, एक ही मेटल ही क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बाद लेट्स टॉक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता था, यहां पर दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट। थोड़ा सा देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A इज मोर एक्टिव देन C। तो इसने A को क्या, A ने C को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब C क्या A को डिस्प्लेस करेगा? क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि C लेस रिएक्टिव था। लेकिन C बेचारा कहां जाएगा? तो ये क्योंकि फ्री फॉर्म में है, या इसकी स्पेस आप ऐसे समझ लीजिए स्पेस खाली हो गई, तो वहां पर जाकर ये बैठ जाएगा। A ने C को डिस्प्लेस किया और C ने A की खाली जगह पर जाकर वो बैठ गया, ऐसे आप कह सकते हैं, राइट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे आपको देखिए NaOH प्लस H2SO4, तो ये बेस है एंड एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच बेस reacts with an acid to form what? To form salt solution, ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशन एंड वाटर। सॉल्ट सोल्यूशन मीन सॉल्ट एंड वाटर, या आप सिंपली इसको सॉल्ट सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, जिसमें कि बेस जो है एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। सिमिलरली अगर आप सोडियम नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं, तो यहां पर सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे अपवर्ड एरो गैस के लिए यूज होता था, डाउनवर्ड एरो इनसॉल्युबल सब्सटेंस के लिए यूज होगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। तो हर बार की तरह क्वेश्चंस, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको ये वीडियो समझ में आए हैं। और अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये आपको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत है। यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 10 ये है, राइट। ये इसी का ही पार्ट है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। क्या ये बात समझ में आ गई? सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन, स्टे फिट, stay healthy and enjoy chemistry.